हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के सिद्धांत। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में हम सीखने के 4 तरह के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं, और वो 4 तरह के सिद्धांत कौन कौन से हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो सीखने का सिद्धांत है वो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम। ठीक है, तो ये नियम मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, इसलिए इस नियम को थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम कहते हैं। और इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए थॉर्नडाइक महोदय ने एक बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था। दूसरा जो नियम है अधिगम का, या दूसरा जो सिद्धांत है सीखने का, वो है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये नियम मनोवैज्ञानिक पावलोव द्वारा दिया गया था, और इस नियम को सिद्ध करने के लिए पावलोव ने एक कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। तीसरा जो सिद्धांत है सीखने का वो है आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, और इस नियम को प्रतिपादित करने के लिए स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया था। चौथा जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं सीखने का या अधिगम का, वो है दोस्तों कोहलर का सूझ व अंतःदृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, ये सिद्धांत मनोवैज्ञानिक कोहलर के द्वारा दिया गया था, और इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए कोहलर ने एक वन मानुष पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नियम के बारे में, और साथ ही समझेंगे उनके द्वारा बिल्ली पर किया गया प्रयोग। तो दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि अधिगम क्या होता है, या सीखना जिसे हम कहते हैं वो है क्या। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे सिद्धांत पे। तो अधिगम या सीखना किसे कहेंगे? तो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता रहता है, यानी कि मनुष्य का जब से जन्म होता है और उसके मरने तक वो अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ठीक है, और कोई भी अगर व्यक्ति कार्य करता है तो उस कार्य को कोई भी व्यक्ति एकदम से नहीं सीख पाता है। सीखने की प्रक्रिया में समय लगता है, उसको लिए प्रयत्न करना पड़ता है, और कई सारी कठिनाइयाँ आती है, कई सारी गलती करता है इंसान, कई सारी भूलें करता है। उसके बाद वो दोस्तों धीरे धीरे उस चीज़ को सीखने लगता है। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन काल में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं भी जाते हैं, जैसे आप दुकान में जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, स्कूल जाते हैं वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं वहाँ से भी कुछ सीखते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ से भी कुछ सीखते हैं। तो हर स्थिति में आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन दोस्तों, वो सीखना और साइकोलॉजी का जो सीखना है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि जो सीखने का अर्थ है, वो दोनों कुछ अलग अलग है। यानी कि जो सीखना आप निजी जीवन में सीख रहे हैं वो सीखना अलग है, और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखने का जो अर्थ है वो कुछ अलग है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखने शब्द का प्रयोग जो होता है दोस्तों, वो 2 रूपों में होता है। तो कौन कौन से हैं वो 2 रूप? तो पहला जो है वो है प्रक्रिया के रूप में, और दूसरा आपका आता है परिणाम के रूप में। ठीक है, तो प्रक्रिया और परिणाम है क्या वो भी देख लेते हैं। तो प्रक्रिया के रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों को ग्रहण करता है तथा नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। यानी कि प्रक्रिया में जो भी मनुष्य सीखता है वो उसकी पहली स्टेज होती है, यानी कि उसमें वो किसी भी चीज़ को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, और उसी की तरह क्रियाएं करने लगता है, यानी कि उसकी कॉपी करता है। ठीक हो गया। उसके बाद परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से है जो नई नई क्रियाओं तथा तथ्यों को ग्रहण करने के फलस्वरूप हो जाती है। तो जैसे ही मनुष्य पहले स्टेज से आगे बढ़ता है, तो जो क्रिया उसने सीखी है, यानी कि जो क्रिया उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको तो अपने जीवन में लागू कर लेता है। जो क्रियाएं वो निरर्थक होती है उसको छोड़ देता है, उसको जो पहले की तरह उसके लिए लाभकारी नहीं है तो उनको वो छोड़ के जो क्रियाएं लाभकारी हैं, जो उसके आगे के जीवन में काम आने वाली हैं, उन क्रियाओं को वो ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि उन क्रियाओं को अपने में समाहित कर लेता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों सीखने का जो अर्थ है प्रक्रिया के रूप में और
परिणाम के रूप में, ठीक है। प्रक्रिया के रूप में का मतलब हो गया कि आप कोई भी नई चीज़ सीखते हैं या कुछ भी क्रिया करते हैं, प्रक्रिया में करते हैं। परिणाम के रूप में मतलब उस क्रिया को करने से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी में जो परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, तो वो परिवर्तन दोस्तों हो गया आपका परिणाम के रूप में, ठीक है। अब सीखने की कुछ हम डेफिनेशन या परिभाषा जिसे हम कहते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देखेंगे जो कई बार पूछी गई हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वुडवर्ड की परिभाषा क्या है। तो मनोवैज्ञानिक हैं वुडवर्ड, उनकी परिभाषा है अधिगम की या सीखने की कि नवीन ज्ञान और नवीन योग्यताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। तो वुडवर्ड महोदय कहते हैं कि आप कोई भी नई चीज़ सीख रहे हैं, आपको अंदर कोई नई योग्यता आ रही है, उसको आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है, वुडवर्ड कह रहे हैं। और अगली परिभाषा जो है दोस्तों वो है आपकी स्किनर की। तो स्किनर क्या कहते हैं लर्निंग के बारे में, तो स्किनर का कहना है सीखना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य प्रगतिशील व्यवहार को स्वीकार करता है। तो सीखना ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की क्या होती है, प्रगति होती है, ऐसा कहना है स्किनर का। अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं जो दी है आपकी क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो का कहना है लर्निंग के बारे में कि सीखना ज्ञान, आदतों व अभिवृत्तियों का अर्जन है, यानी कि सीखने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, आपकी जो आदत है उसमें चेंज आता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, तो वही क्या है, सीखना है, ये कहा गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। अगली परिभाषा जो दी है वो दी है आपकी गेट्स महोदय ने। तो गेट्स का क्या कहना है लर्निंग के बारे में, तो गेट्स कहते हैं अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम, यानी कि सीखने से क्या होता है, अनुभव आता है, उससे हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम है दोस्तों, ठीक है। तो ये अधिगम की कुछ परिभाषाएं थी। तो इस तरह की परिभाषाएं कभी पूछ लेता है सीटेट के एग्ज़ाम में, परिभाषाएं आपको दे देता है और ऑप्शन दे देता है 4 और पूछता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ऐसे में आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा याद होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम समझते हैं थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का नियम है वो क्या है। तो दोस्तों आइए समझते हैं थॉर्नडाइक के संबंधवाद के नियम को। तो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का नियम है उसके कुछ और भी नाम हैं, ठीक है, उसको कुछ अन्य नामों से भी बुलाया जाता है। तो उसके और नाम क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का नियम है उसको हम SR सिद्धांत भी बोलते हैं, उसको हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोलते हैं, उसको हम त्रुटि का सिद्धांत भी बोलते हैं। यानी कि जो ये तीनों नाम हैं वो एक ही सिद्धांत के हैं और वो है थॉर्नडाइक का संबंधवाद का नियम। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि SR सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो थॉर्नडाइक के द्वारा। त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, या थॉर्नडाइक के द्वारा। तो ये तीनों किसके द्वारा दिए गए हैं, थॉर्नडाइक के द्वारा, क्योंकि ये तीनों सिद्धांत क्या हैं, एक ही हैं, नाम इनके 3 हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप समझते हैं थॉर्नडाइक के द्वारा किए गए प्रयोग को। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो किया था एक बिल्ली पर। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा जो प्रयोग किया गया था वो किस जानवर पर किया गया था, तो वो किया गया था बिल्ली पर, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग को करने के लिए क्या करा था, एक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को रख दिया था, ठीक है, और पिंजरा बंद करने के बाद उन्होंने बाहर एक प्लेट पर रख दी थी मछली, ठीक है, और पिंजरे में उन्होंने एक बटन भी लगा रखा था। एक ऐसा बटन था जिसके दबने से क्या होता था, दरवाज़ा खुल जाता था, ठीक है। तो उन्होंने जैसे ही भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद करा और बाहर एक प्लेट पे मछली रख दी, तो मछली को देखते ही जो बिल्ली थी उसने क्या करा, पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए। मतलब वो पिंजरे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, ठीक है। कभी वो इधर कूद रही, कभी उधर कूद रही, कभी इधर पंजे मार रहे, कभी उधर पंजे मार रहे। तो बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद एक टाइम ऐसा आया कि अचानक से उस बिल्ली का जो पंजा था वो इस बटन पे पड़ गया जिससे कि दरवाज़ा खुलता था, ठीक है। तो जैसे बिल्ली का पंजा इस बटन पे पड़ा, ये दरवाज़ा खुला और बिल्ली आई और उसने ये मछली खा ली और अपनी भूख मिटा ली, ठीक है। तो फिर यही प्रयोग दोबारा से किया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। फिर उन्होंने भूखी बिल्ली को पिंजरे में डाला, फिर बाहर एक प्लेट में मछली रख दी, ठीक है। फिर बिल्ली इधर उधर कूद रही है, कूदने पर कहीं अचानक से उसके कई बार कूदने पर क्या होता था, उसके अचानक से इस बटन पे पैर रख जाता था, पंजा लग जाता था, फिर दरवाज़ा खुल जाता था, फिर वो मछली खा लेती थी, ठीक है। तो ये जो प्रयोग है उन्होंने कई बार दोहराया, ठीक है।
तो हुआ क्या, प्रयोग को दोहराते दोहराते अब बिल्ली ने क्या कर दिया, जो भूल थी, जो गलतियां थी वो थोड़ी कम करनी शुरू कर दी। मतलब कि अब बिल्ली को ये पता चल गया कि जो बटन है वो इस साइड को है, इधर को नहीं है, इस साइड नहीं है। तो बिल्ली ने क्या करा, इस साइड पंजे मारना बंद कर दिया, मतलब इस साइड उछलना कूदना बंद कर दिया और इस साइड जो पंजे मारने थे वो बंद कर दिए। अब बिल्ली केवल इस साइड को ही पंजे मारती थी, ठीक है, इस साइड को ही ज़्यादा पंजे मारती थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये चल गया था कि जो बटन है वो इस साइड है और इसको अगर मैं इस पर पंजा मार रही हूँ तब ये बटन खुल जा रहा है। तो ऐसा ऐसा करते करते कई बार प्रयोग दोहराया गया, कई बार दोहराया गया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखा थॉर्नडाइक ने कि बिल्ली ने क्या करा, धीरे धीरे बटन दबाने की जो स्थिति है उस तक पहुंचने के लिए कम भूलें की, और लास्ट में एक ऐसी स्थिति आई कि अब बिल्ली कोई भूल नहीं कर रही है, ठीक है। जैसी भूखी बिल्ली को पिंजरे में डाला, मछली रखी बाहर, दरवाज़ा बंद कर दिया, अब कुछ नहीं, जैसी बिल्ली अंदर गई उसने सीधे बटन दबाया, सीधे बाहर आई और मछली खा ली। अब वो उछल कूद नहीं रही है, पंजे वंजे नहीं मार रही है, ठीक है। अब क्योंकि उसने सीख लिया है कि बटन को कैसे दबाना है और बटन कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बिल्ली ने क्या कर दिया, आखिर लास्ट में बटन दबाना सीख लिया, यानी कि उसने जो पिंजरा है वो कैसे खोला जाता है वो उसने सीख लिया, ठीक है। तो यही था दोस्तों थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था बिल्ली पे किया गया, कि पहले तो बिल्ली उछलती है, कूदती है, पंजे मारती है, अचानक से बटन पे पैर रखता है, दरवाज़ा खुलता है, मछली खाती है, कई बार दोहराने पर फिर लास्ट में क्या होता है, फिर वो उछल कूदती नहीं है बिल्कुल भी, उसे पता चल जाता है, वो सीख जाती है कि पिंजरा कैसे खुल रहा है। तो उसके बाद वो सीधे बटन दबाती, बाहर आती है और अपनी जो खाना है उसको खा लेती है, ठीक है। तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को करने के बाद कुछ निष्कर्ष भी निकाले थे, ठीक है। तो क्या निष्कर्ष निकाले थे वो हम एक बार देख लेते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपने इस प्रयोग से निम्न निष्कर्ष निकाले थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला था कि सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता उद्देश्य होता है, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी चीज़ सीखनी है तो आप उस चीज़ को क्यों सीखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे हमने प्रयोग में देखा कि जो बिल्ली का उद्देश्य था वो क्या था, भोजन को प्राप्त करना उसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो सीखने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, उद्देश्य। ये निष्कर्ष निकला गया। दूसरा निष्कर्ष ये निकला कि उद्देश्य के लिए प्रेरक अथवा अभिप्रेरक होना जरूरी है। यानी कि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास कोई प्रेरणा होनी चाहिए, कोई अभिप्रेरक होना चाहिए कि आप उस उद्देश्य को पाना चाहते हैं। जैसे हमने प्रयोग में देखा, वहाँ पे प्रेरक क्या थी, बिल्ली की भूख थी, भूख उसको वो करने के लिए मजबूर कर रही थी, ठीक है। तो प्रेरक अथवा अभिप्रेरक होना जरूरी है। तीसरा निष्कर्ष ये निकला कि उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना जरूरी है, ठीक है। उद्दीपक वहाँ पे हमने प्रयोग में देखा, वहाँ पे क्या थी, मछली थी उद्दीपक, यानी कि उसको वो चीज़ पानी थी तब वो इतना ज़्यादा प्रयत्न कर रही थी, ठीक है। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए कोई उद्दीपक होना भी जरूरी होता है, ये निष्कर्ष निकाला गया। अगला निष्कर्ष जो निकला वो था उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना क्रिया करे, बिना उस पर काम करे आपको वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया आवश्यक होती है। जैसे प्रयोग में बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए प्रयत्न कर रही है, यानी कि अनुक्रिया करती है, वो भूख लगी है उसको, ठीक है। तो इसलिए वो क्या कर रही है, अपनी क्रियाएं कर रही है, बाहर आने का प्रयत्न कर रही है, ठीक है, तभी तो उसको वो भोजन मिल पाएगा। तो उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। तो चौथा निष्कर्ष ये निकला। उसके बाद जो पांचवा निष्कर्ष निकला वो ये था, जो अनुक्रिया उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है उन्हें सीखने वाला अपनाता चलता है, और जो क्रियाएं निरर्थक होती है उन्हें वो छोड़ देता है, ठीक है। तो प्रयोग में हमने देखा था कि बिल्ली क्या करती है, पहले तो सब जगह पंजे मारती है, उधर उधर सब जगह उधर उधर कूद रही है, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि जो बिल्ली है उसने क्या करा, जिस साइड बटन है वहाँ पे ज़्यादा कूदना शुरू करा, और जहाँ पे बटन नहीं है, यानी कि जहाँ से दरवाज़ा नहीं खुल रहा था दबने से, वहाँ पे उसने जो इस साइड की क्रियाएं थी वो करना बंद कर दी, यानी कि वहाँ पे उछलना कूदना बंद कर दिया। यानी कि यहाँ पे इस साइड की जो क्रियाएं थी वो कैसी थी, निरर्थक क्रियाएं थी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, निरर्थक क्रियाओं को छोड़ दिया, और जो क्रियाएँ लक्ष्य प्राप्ति में उसके लिए सहायक हो रही थी उन क्रियाओं को उसने अपनाया था, ठीक है। तो पांचवा निष्कर्ष भी यही निकला
कि उद्देश्य प्राप्ति में जो सहायक होती है उनको सीखने वाला अपनाता है, और जो क्रियाएं निरर्थक या बेकार होती जिनको करने से कोई फ़ायदा नहीं होता उनको वो छोड़ देता है। तो पांचवा उद्देश्य ये निकला था। ठीक है, अब निष्कर्ष तो ये निकल गया। ठीक है, निष्कर्ष के बाद अब कुछ मनोवैज्ञानिक और थे जिन्होंने कहा कि थॉर्नडाइक की जो उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो क्या है, गलत है, उसकी आलोचना करी। तो कैसी कैसी आलोचनाएं की गई थॉर्नडाइक के संबंधवाद के इस प्रयोग के बारे में, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो आलोचनाएं थी क्या। तो सबसे पहले जो आलोचना की गई वो ये की गई कि थॉर्नडाइक ने अपने सभी प्रयोग पशुओं पर किए थे, अतः यह सिद्धांत सरल व निम्न स्तर के पशु के सीखने को अधिक स्पष्ट करता है। यानी कि थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने जितने भी प्रयोग करे वो सब पशुओं पर करे, और पशु भी उन्होंने इस तरह के लिए जो पालतू पशु होते हैं उन पर प्रयोग करे थे। तो लोगों का ये कहना था, जो और मनोवैज्ञानिक थे उनका ये कहना था कि ये जो प्रयोग है वो केवल पशुओं के सीखने को ही अधिक स्पष्ट करता है। ठीक है, मनुष्य के ऐसे नहीं सीख पाएगा। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जो पशु हैं वो पालतू हैं, और पालतू पशु ऐसे होते हैं कि कुछ समय बाद जैसा मनुष्य चाहे तो वैसा उन पशुओं से वो करा सकता है। तो इसलिए इसकी आलोचना करी गई, इस प्रयोग की या इस नियम की। अगली आलोचना ये की गई कि सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे आती है तथा जो सफलता प्राप्त होती है वह बहुत बार अस्माक ही होती है। तो सिद्धांत जो कहता था थॉर्नडाइक का वो ये कहता है कि तो अगर आप कोई भी व्यक्ति सीख रहा है तो वो कैसे सीखेगा, एकदम से नहीं सीख पाएगा, पहले धीरे धीरे सीखेगा, गलतियां करेगा, ठीक है, कठिनाई आएंगी सीखने में, उसके बाद सीखेगा। लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था कि कई बार क्या होता है सीखने में अस्माक ही सफलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे भी आपने देखा होगा, ये कोई आपका मित्र है या कोई आपका रिलेशन में आता है, वो पढ़ने में एकदम बेकार है, पढ़ता ही नहीं है, तो कभी कभी क्या होता है उसको भी सफलता मिल जाती है। ठीक है, वो पास हो जाता है अच्छे नंबरों से, या कहीं पर उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप कहते हैं अरे ये कैसे पास हो गया, इसको कैसे नौकरी मिल गई, ये तो पढ़ने में बेकार था। तो क्या होता है, ना उसने कभी मेहनत करी थी, ना उसको कोई कठिनाई आई थी, एकदम से उसको वो सफलता मिल गई। ठीक है, तो और मनोवैज्ञानिकों का भी यही कहना है। ठीक है, उनका ये कहना है कि हर बार सीखने में कठिनाइयाँ या जो रुकावट है वो ज़रूरी नहीं है, कभी कभी जो सफलता है वो एकदम से भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो दूसरी आलोचना इस नियम की ये हुई। तीसरी आलोचना जो हुई वो ये थी कि प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, इससे शक्ति व समय नष्ट होती है। तो कोई भी आपको चीज़ सीखनी है तो उसके लिए आपको बहुत सारा समय देना पड़ेगा, बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेगी, तब जाके आप उसको सीख पाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास साइकिल होनी चाहिए, आपको खर्चा करना पड़ेगा, साइकिल लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपको चलाने वाला जो आपको सिखाए वो होना चाहिए आपके पास। फिर आप धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं सीख पाएंगे, कम से कम किसी को 15 दिन लगेंगे, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 6 महीने लगेंगे। तो उसमें क्या होता है सीखने में, एक तो आपकी शक्ति ख़त्म हो रही है, समय नष्ट हो रहा है, आपका धन भी खर्च होगा। तो इस सिद्धांत की ये भी आलोचना हुई कि ये प्रयोग करने में बहुत सारा समय लगा, यानी कि उसने बहुत बार प्रयोग करे, एक बार में सफलता नहीं मिली, कम से कम 25-30 बार या 100 बार या 200 बार उन्होंने प्रयोग करे होंगे, तब जाके उनको सफलता मिली है। तो उसमें क्या हुआ, शक्ति भी नष्ट हुई और समय भी नष्ट हुई, इसलिए इस जो नियम है इसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, अगली आलोचना ये की गई कि इस सिद्धांत में अभ्यास के नियम के आधार पर रटने पर बल दिया गया, यानी कि आप कोई चीज़ लगातार करते आ रहे हैं तो आपके दिमाग में तो वैसे ही बैठ जाएगा। यानी कि ये नियम क्या कर रहा है, रटने पर बल दे रहा है, यानी कि आपके दिमाग में वो फिक्स हो गया, रट गया आपको कि ऐसे ऐसे करना है मुझे। ठीक है, तो ये सिद्धांत क्या था, रटने पर बल देता है, ऐसा और मनोवैज्ञानिकों का कहना था। ठीक है, तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं थी इस नियम की, जो थॉर्नडाइक के संबंधवाद का नियम है। तो यही है दोस्तों थॉर्नडाइक का जो संबंधवाद का नियम है और जो प्रयोग उन्होंने इस बिल्ली पर किया है। ठीक है, अब ये जान लेते हैं कि इसके जो नाम है वो नाम इसको क्यों दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं त्रुटि का सिद्धांत, इस प्रयोग को क्यों कहा गया या इस सिद्धांत को क्यों कहा गया। त्रुटि का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि लगातार कोशिश करते रहने से क्या होता है, भूलें करता है, गलतियां होती हैं, इसलिए इस सिद्धांत को प्रयत्न या भूल का सिद्धांत कहा गया, या त्रुटि का सिद्धांत कहा गया, या ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत भी इसको कहा गया, तभी इसको त्रुटि का सिद्धांत कहा।
उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत क्यों कहा गया? उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत इसलिए कहा गया कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, कोई भी उद्देश्य को अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए दो चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। एक को आपके पास उद्दीपक होना चाहिए, जैसे वहाँ पे उद्दीपक मछली थी, और आपको उसके लिए क्रिया करना ज़रूरी है, तभी आपको क्या मिलेगी? सफलता मिलेगी, आपको अपना उद्देश्य प्राप्त हो गया। ठीक है, एसआर सिद्धांत इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं। तो वही है आपका संबंधवाद का नियम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों थॉर्नडाइक के संबंधवाद का नियम और इसकी कुछ आलोचनाएं और इसके कुछ निष्कर्ष। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था वो क्या था। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम समझेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, और उनके द्वारा जो प्रयोग किया गया था उस प्रयोग को भी हम समझेंगे पूरे चित्र के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप CTET, UTET या किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।